हेलो क्लास, चलिए देखिए, है ना। हम लोग फिर अभी छत्तीसगढ़ का जो सामान्य अध्ययन है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, अब ये चीज़ें टॉपिक वाइज नहीं आएंगी, है ना। तो जितनी भी चीज़ें आपको जिसे छत्तीसगढ़ से जो जनजाति से उसके 4 या 5 वीडियो आपको मिले हैं, ठीक है। उसके बाद आज हम लोग फिर पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में इतिहास के बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये थ्योरी वाली क्लासेस नहीं है ना। इसमें जो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ से अगर बनेंगे तो मैं डायरेक्ट जाता हूँ उस टॉपिक पे, ठीक है। वहाँ से जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं आपको बताता हूँ, फिर देर हम लोग आगे गो थ्रू करते हैं आने वाले दूसरे टॉपिक पर। तो ये चीज़ें अब जब तक आपका परिचारक का एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक ये चीज़ें इसी तरीके से चलेंगी, ठीक है। और इसकी जो थ्योरी वाली क्लासेस आप याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो थ्योरी का क्लासेस है वो जब पीएससी एग्ज़ाम के दौरान, ठीक है, पूरी तरीके से आपका, है ना, छत्तीसगढ़ को मेरे द्वारा कंप्लीट कराया गया है। तो आप उसको थ्योरी अगर आपको पढ़ना है तो आप वहाँ से दे सकते हैं, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग अभी देखेंगे आपका महाभारत काल, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो महाभारत काल था उस समय के दौरान को देखते हैं कि कौन सी चीज़ें, है ना, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगला जो है महाभारत काल, ठीक। इसके पहले हम लोगों ने, ठीक, रामायण काल के बारे में देखा, ठीक है। उसके ठीक पहले हम लोगों ने देखा था जो गुफाएं हैं, ठीक, उससे संबंधित, है ना, जो शैलचित्र से संबंधित प्राग ऐतिहासिक काल को देखा, पूरा पाषाण काल को देखा था। इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, महाभारत काल में देखते हैं। तो महाभारत काल में देखिए प्राग कौशल, नाम याद रखिएगा कौन सा, तो प्राग कौशल, ठीक है। कब, तो महाभारत काल में, ठीक है। और याद रखिएगा ये सहदेव, ठीक है, सहदेव, अर्जुन, है ना, अर्जुन, भीष्म, सहदेव, ठीक है। आपको अर्जुन, है ना, अर्जुन है। देखिए जो महाभारत काल में पांचों जो पांडव थे, ठीक है, जिसमें एक नाम सहदेव का भी है, ठीक है, जिसमें एक नाम क्या है, सहदेव, भीम, है ना। तो ये चीज़ें में जो सहदेव हैं आपको रिलेट कर पाएंगे, पा रहे होंगे, है ना, अर्जुन के भाई, ठीक है। तो सहदेव द्वारा ये क्या हुआ था, जीता हुआ क्षेत्र था, ठीक है। सहदेव द्वारा जो है जीता हुआ क्षेत्र छत्तीसगढ़ था, है ना। सहदेव द्वारा जीता हुआ क्षेत्र कौन सा था, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का संबंध महाभारत काल में किस प्रकार से आप निकालेंगे, तो देखिए, है ना, जो युधिष्ठिर है, आपके भीम है, अर्जुन है, सहदेव और नकुल, ठीक है। तो इसमें जो सहदेव है, ठीक, वो थोड़ी देर के लिए मैं भी वहाँ पे, है ना। तो सहदेव याद रखेंगे, महाभारत काल में इनका संबंध छत्तीसगढ़ से देखने को मिलता है, महाभारत काल का। और सहदेव द्वारा जो जीता गया क्षेत्र था वो क्या था, प्राग कौशल छत्तीसगढ़, ठीक है, प्राग कौशल छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ को ही महाभारत काल में प्राग कौशल कहा जाता था, याद रखना है। अगला इसी में देखते हैं कांतार, ठीक है। महाभारत काल में कांतार के नाम से जाना जाता था, जो बस्तर का अरण्य क्षेत्र है, ठीक है। बस्तर का अरण्य क्षेत्र मतलब बस्तर का जो जंगलों वाला क्षेत्र है, ये महाभारत काल में, है ना, कांतार के नाम से जाना जाता था। तो महाभारत काल में कांतार के नाम से, है ना, जाना जाता था कौन सा, तो याद रखेंगे जो आपका अरण्य क्षेत्र है ना, बस्तर का अरण्य क्षेत्र है, ये महाभारत काल में कांतार के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और इसी में एक नाम आप याद रखिएगा, कौशल जनपद। क्या याद रखना है, कौशल जनपद, ठीक है। कौशल जनपद के बारे में याद रखिएगा, ये कर्ण, है ना, कुंती पुत्र कर्ण, साथ ही सूर्यपुत्र कर्ण कह सकते हैं। कर्ण द्वारा क्या जीता हुआ क्षेत्र था, ठीक है। कर्ण द्वारा जीता हुआ क्षेत्र जो महाभारत काल से संबंधित है, कौन सा था, तो याद रखिएगा कौशल जनपद, ठीक है। इसका संबंध भी आपको छत्तीसगढ़ से देखने को मिलता है। साथ ही महाभारत में भीष्म पर्व मनाया जाता है, ठीक है। महाभारत में जो भीष्म पर्व मनाया जाता है, इसके बारे में आपको याद होगा, यहाँ इसमें महाभारत में जो भीष्म पर्व मनाया जाता है, इसमें महानदी, कौन सी नदी, तो महानदी, है ना। महानदी का वर्णन आपको देखने को मिलता है, ठीक। महानदी का वर्णन आपको देखने को मिलता है चित्रोत, ठीक है, चित्रोत्पला के नाम से। किस नाम से, तो चित्रोत्पला के नाम से, ठीक है। महाभारत के भीष्म पर्व में जो महानदी है ना, महानदी है, छत्तीसगढ़ की महानदी, है ना, उड़ीसा याद रखिएगा, तो उसका जो है वर्णन आपको चित्रोत्पला के नाम से देखने को मिलता है। साथ ही महाभारत के सभा पर्व में, ठीक है, महाभारत का सभा पर्व आपको याद रखना है। इसमें जो है आपका
छत्तीसगढ़ का नाम कौशल के नाम से, है ना, सुनने को मिलता है। ठीक, जो छत्तीसगढ़ का नाम है ये कौशल के नाम से जानने को मिलता है। ठीक है, कौशल के नाम से जानने को मिलता है। इसी में आपका अगला है महाभारत का वन पर्व। ठीक, अगला कौन सा, तो याद रखिएगा महाभारत का वन पर्व। ठीक, तो महाभारत के वन पर्व में याद रखिएगा एक प्रसिद्ध नाम याद रखिएगा, पंडित लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है, एक प्रसिद्ध नाम आपको याद रखना है, पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी, है ना, इनका नाम आपको याद रखना है। वन पर्व में जो वर्णित है, ठीक है, वन पर्व में जो वर्णित, ठीक है, वन पर्व में जो वर्णित ऋषभ तीर्थ, ठीक है, क्या, तो याद रखिएगा ऋषभ तीर्थ। ठीक है, क्या, तो याद रखिएगा ऋषभ तीर्थ। ठीक है, ये गुंजी दामोदर है, नाम सुने हैं, है ना, वही गुंजी, ठीक है, नामक स्थान से समीकृत किया गया है। मतलब पंडित लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार जो वन पर महाभारत का वन पर्व है, वहाँ जो वर्णित ऋषभ तीर्थ है वो गुंजी से उसको क्या लिया गया है, और ये वहाँ कहाँ है, तो वर्तमान में शक्ति जिले में है। ठीक है, वर्तमान में कहाँ है, तो याद रखेंगे शक्ति जिले में आपको देखने को मिलता है ना। तो महाभारत के वन पर्व में आप लोगों ने क्या देखा कि वन पर्व में जो वर्णित ऋषभ तीर्थ है जो गुंजी स्थान में है ना, ये इसका संबंध किससे है, तो वर्तमान के शक्ति जिले से। किससे, तो शक्ति जिले से। ठीक, तो चलिए इसमें और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी, है ना, तो उसको मैं आपको देखते हैं। ठीक है, और याद रखिए जो पंडवानी छत्तीसगढ़ में है ना, जो पंडवानी लोक कला है, ठीक है, पंडवानी के बारे में याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में जो बहुत ही प्रसिद्ध है, ये महाभारत से संबंधित है ना। पंडवानी जो किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है पंडवानी जो है महाभारत से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ जिनसे वो, ठीक है, देखिए राजा मोरध्वज का संबंध जो है ना, महाभारत के राजा मोरध्वज का संबंध जो है ये आपको आरंग और रतनपुर दोनों स्थानों से जोड़ा गया है। ठीक है, महाभारत के राजा मोरध्वज, ठीक है, महाभारत के राजा जो है मोरध्वज, इनका संबंध याद रखेंगे। ठीक है, इनका संबंध जो है याद रखेंगे, ये दो स्थानों, ठीक है, दो स्थानों कौन सा, तो आरंग और रतनपुर से जोड़ा गया है। ठीक है, आरंग और रतनपुर से जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब इसमें ऐसा भी कहा जाता है कि राजा मोरध्वज ने, है ना, अपनी राजधानी जो है कहाँ से, तो याद रखिएगा रतनपुर से आरंग स्थानांतरित किया था। मतलब राजा मोरध्वज की पहली राजधानी रतनपुर थी, इन्होंने अपना राजधानी स्थानांतरित कहाँ किया, तो आरंग में। ठीक है, उसी प्रकार जो ये राजा मोरध्वज हैं, साथ ही एक और नाम आपको याद रखना है ताम्रध्वज, साथ ही एक नाम और याद रखना है ताम्रध्वज, है ना। मोरध्वज और ताम्रध्वज जो है ना, इनकी राजधानी जो है मणिपुर, इनकी जो राजधानी, ठीक है, मणिपुर, किस नाम से याद रखेंगे, मणिपुर, और मणिपुर को ही, है ना, मणिपुर को ही याद रखिएगा वर्तमान में रतनपुर कहा जाता है। ठीक है, ऐसा संबंध भी बताया गया है। ठीक है, तो मोरध्वज और ताम्रध्वज, ठीक है, मोरध्वज और ताम्रध्वज, ठीक है, तो मोरध्वज और ताम्रध्वज इनकी जो राजधानी मणिपुर थी, और वही मणिपुर वर्तमान में रतनपुर है, ऐसा भी, है ना, बताया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे महाभारत काल में आप लोगों ने क्या देखा कि जो प्राग कौशल है ना, जो छत्तीसगढ़ है, ये जो पांडवों में पांचों भाई युधिष्ठिर, भीम, नकुल, भीम है, अर्जुन, सहदेव और नकुल, तो जो सहदेव है उसके द्वारा जीता गया क्षेत्र था, है ना, कौन से, छत्तीसगढ़। और साथ ही जो कंतार नाम है ना, बस्तर का अरण्य क्षेत्र है, इसका संबंध किससे है, तो महाभारत काल से। कौशल जनपद है ना, जो कर्ण है, कुंती पुत्र कर्ण कहें या सूर्यपुत्र कर्ण, है ना, इनके द्वारा जो विजित किया क्षेत्र कौन सा था, कौशल जनपद। और महाभारत में जो भीष्म पर्व मनाया जाता है उसमें महानदी का वर्णन है ना, महानदी को किस नाम से जाना जाता था, वहाँ तो चित्रोत्पला के नाम से। अगला जो है महाभारत का सभा पर्व, ठीक है, ये क्या है, तो याद रखिएगा महाभारत का सभा पर्व। ठीक है, महाभारत के सभा पर्व में छत्तीसगढ़ को, है ना, कौशल के नाम से क्या किया गया, वर्णन किया गया है। उसी प्रकार अगला है महाभारत में जो वन पर्व मनाया जाता है
उसमें पंडित लोसन प्रसाद पांडे जी कहते हैं कि वन पर्व वर्णित, वन पर्व में जो ऋषभ तीर्थ या गुंजी का नाम जो ये कहते हैं, इसका संबंध वर्तमान शक्ति जिले से है ना। उसी प्रकार पंडवानी जो है किससे संबंधित है, तो महाभारत से संबंधित है ना। पंडवानी जो है महाभारत से संबंधित है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला इसी में जो है महाभारत के समय में जो राजा थे मोरध्वज है ना, इनका संबंध जो है आरंग और रतनपुर से है। ये कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। उसी प्रकार देखिए मोरध्वज और ताम्रध्वज की राजधानी मणिपुर थी, और इसी मणिपुर को वर्तमान में रतनपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो है महाभारत कालीन कुल प्रमुख चीज़ें हैं। ठीक है, और साथ ही कुछ अन्य साक्ष्य भी हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और साथ ही कुछ अन्य साक्ष्य भी हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिएगा, पहला है कि मनियारी नदी में कर्ण और अर्जुन की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, याद रखिएगा जो मनियारी नदी है ना, महाभारत कालीन, ठीक है, तो मनियारी नदी में महाभारत के कर्ण और अर्जुन का मूर्ति प्राप्त हुआ है ना। मनियारी नदी में कर्ण और अर्जुन का क्या है, तो मूर्ति प्राप्त हुआ है, आपको याद रखने हैं। ठीक है, और साथ ही अगला इसी में देखिएगा जो केसी वध प्रसंग। ठीक है, क्या, तो केसी वध प्रसंग। ठीक है, केसी वध प्रसंग में आपको याद रखने की कुछ चीज़ें, जैसे कि देखिए केसी कंस का अंतिम योद्धा था, है ना। केसी जो है याद रखना है, कंस का अंतिम योद्धा था। उसे केश ने, ठीक है, उसे कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा था, और जिसकी मूर्ति आपको कहाँ देखने को मिली है, राजिम सीताबाड़ी में। ठीक है, तो केसी वध प्रसंग आपको सुनने को मिला होगा। तो केसी जो है याद रखिएगा जो कृष्ण के मामा कंस, ठीक है, कृष्ण के मामा जो कंस हैं, इनके अंतिम योद्धा थे। ठीक है, इनके क्या थे, तो अंतिम योद्धा थे, और श्री कृष्ण को मारने के लिए, है ना, केसी को कंस ने भेजा था। तो केसी का जो है, ठीक है, केसी का जो है मूर्ति, ठीक, केसी का मूर्ति आपको कहाँ प्राप्त होता है, तो आपको याद रखना है राजिम। ठीक है, राजिम के सीताबाड़ी में। ठीक, राजिम के सीताबाड़ी में केसी का मूर्ति आपको प्राप्त होता है। और ये सभी साक्ष्य जो है महाभारत काल में छत्तीसगढ़ के संबंध को बताते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ जो मनियारी नदी में कर्ण और अर्जुन की मूर्ति प्राप्त हुई वर्तमान साक्ष्य के रूप में। साथ ही केसी वध प्रसंग में आपको याद रखना है केसी कंस का जो है अंतिम योद्धा था, और ये इनकी जो मूर्ति है, केसी की मूर्ति जो है कहाँ, राजिम के सीताबाड़ी में देखने को मिला है। ठीक है, और चलिए जो महाभारत कालीन स्थल हैं, ये सारी चीज़ें, इसमें कुछ चीज़ों को देखते हैं। तो इसमें आप एक स्थान याद रखिएगा, रतनपुर। ठीक है, एक स्थान कौन सा है, तो आप याद रखिएगा रतनपुर। ठीक है, रतनपुर को प्राचीन नाम क्या है महाभारत कालीन, तो याद रखिएगा मणिपुर, है ना। महाभारत काल में रतनपुर को मणिपुर और साथ ही रत्ना, ठीक है, रत्नावलीपुरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो रतनपुर जो क्षेत्र है महाभारत काल में, इसको मणिपुर या रत्नावलीपुरी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में आपको यह बिलासपुर जिले में देखने को मिलता है। ठीक है, वर्तमान में यह कहाँ है, तो याद रखिएगा बिलासपुर जिले में। ठीक है, वर्तमान में कहाँ है, तो स्थिति याद रखिएगा बिलासपुर जिले में। और इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ हैं, जैसे मोरध्वज और उसके पुत्र ताम्रध्वज की राजधानी है। ठीक है, मणिपुर के बारे में याद रखना है, मोरध्वज और इसके जो पुत्र हैं, ठीक है, मोरध्वज व उसके पुत्र ताम्रध्वज की राजधानी थी। ठीक है, चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और आपका अगला देखेंगे सिरपुर। ठीक है, अगला आपको याद रखने हैं सिरपुर के बारे में। ठीक, तो सिरपुर का जो प्राचीन नाम है महाभारत कालीन नाम यह है चित्रांगतपुर। ठीक है, सिरपुर को महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था, तो याद रखेंगे चित्रांगतपुर में। सिरपुर कहाँ है वर्तमान में, तो याद रखिएगा महासमुंद में, है ना। सिरपुर कहाँ है, तो याद रखिएगा वर्तमान में महासमुंद जिले में है। और यहाँ अर्जुन के पुत्र, है ना, सिरपुर चित्रांगतपुर से अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन, क्या नाम है, तो भब्रुवाहन। ठीक है, क्या नाम है, तो याद रखिएगा भब्रुवाहन की ये क्या थी, तो राजधानी थी। भब्रुवाहन की क्या थी, तो याद रखिएगा राजधानी, है ना। सिरपुर महाभारत काल में सिरपुर को चित्रांगतपुर के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में देखने को मिलेगा आपको महासमुंद जिले में है, और अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की ये राजधानी थी। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अगला नाम जो है गुंजी। ठीक है,
थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है ना, ठीक। गुंजी, गुंजी को याद रखिएगा इस समय दमाऊ दर्रा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। गुंजी को याद रखिएगा महाभारत काल में दमाऊ दर्रा के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में कौन से जिले में है तो याद रखिएगा शक्ति जिले में ये अवस्थित है। वर्तमान में शक्ति जिले में अवस्थित है। यहाँ ऋषभदेव की जानकारी आपको मिलती है ना, यहाँ जो है ऋषभदेव की जानकारी आपको मिलती है, ठीक है। तो ऋषभदेव के बारे में आपको याद रखना है कि ये भी महाभारत कालीन समय के थे, ठीक है। अगला जो नाम है, अगला जो स्थान है याद रखिएगा आरंग, ठीक है। अगला जो स्थान कौन सा है तो याद रखिएगा आरंग। और आरंग का जो महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था तो भांडेर, ठीक है। आरंग को महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था याद रखेंगे भांडेर। और साथ ही अभी आरंग कहाँ है तो वर्तमान में देखिएगा रायपुर जिले में स्थित है, ठीक है। आरंग कहाँ है तो वर्तमान में आपको रायपुर जिले में इसकी अवस्थिति दिखने को मिलेगी, ठीक है। और आरंग जो है मोर ध्वज की कथा से संबंधित है, ठीक है। आरंग के बारे में याद रखना है, मोर ध्वज की कथा से इसका संबंध है। अगला देखिएगा खलारी। अगला कौन सा तो याद रखिएगा खलारी। और खलारी को महाभारत काल में क्या कहा जाता था तो खल वाटिका, ठीक है। खलल वाटिका के नाम से खलारी जो है महाभारत काल में जाना जाता है ना, किस नाम से तो खलल वाटिका के नाम से। और खलारी कहाँ है तो जिले में याद रखिएगा वर्तमान में महासमुंद में देखने को मिलता है। खलारी स्थान वर्तमान में कहाँ देखने को मिलता है महासमुंद में। और यहीं पर लाछागृह, ठीक है, यहीं पर क्या तो लाछागृह है ना, जहाँ क्या करते हैं जो युधिष्ठिर हैं उनके पांचों पांडव होते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है कुछ समय के लिए है ना, वनवास के लिए उनको क्या किया जाता है भेजा जाता है। तो उसी दौरान ये लाछागृह, साथ ही भीमखो, ठीक है। अगला जो चिन्ह है वो कौन सा है भीमखो है। और इसी में अगला आपको देखने को मिलता है भीम के पद चिन्ह। ये सारे साक्ष्य जो है यहाँ आपको क्या होते हैं प्राप्त होते हैं, ठीक। तो देखिएगा महाभारत काल में, ठीक है, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसको हम लोग फिर से क्या करते हैं एक बार रिपीट करते हैं। तो मनियारी नदी याद रखिएगा वर्तमान साक्ष्य में यहाँ जो है कर्ण और अर्जुन के मूर्ति मिली है ना। मनियारी नदी में आपको कर्ण और अर्जुन का क्या मिला है तो मूर्ति मिला है। साथ ही केसी वध प्रसंग के बारे में है ना, देखिए अगर सुने होंगे तो ठीक है और नहीं सुने होंगे तो जानिए। केसी जो है ना कंस के जो है अंतिम योद्धा थे और कंस के द्वारा केसी को है ना क्या करने के लिए कृष्ण को मारने के लिए भेजा गया था। तो केसी की जो मूर्ति है ये आपको मिला है राजिम के सीताबाड़ी वाले इलाके में, ठीक। अब अगला देखिए जो महाभारत कालीन स्थल है रतनपुर, सिरपुर, गुंजी, आरंग और खलारी। तो वर्तमान के जो रतनपुर है ये क्या है तो महाभारत कालीन स्थल है। और रतनपुर को महाभारत काल में मणिपुर या रत्नावलीपुरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो रतनपुर है इसको महाभारत काल में मणिपुर या रत्नावलीपुरी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में किस जिले में है तो याद रखिएगा बिलासपुर जिले में है ना। वर्तमान में किस जिले में है तो याद रखिएगा बिलासपुर जिले में है। और मोर ध्वज और उसके पुत्र ताम्रध्वज की ये राजधानी थी, ठीक है। रतनपुर याद रखिएगा जिसको मणिपुर कहते थे, ये जो है मोर ध्वज और उसके पुत्र ताम्रध्वज की राजधानी थी। अगला नाम आपको याद रखना है सिरपुर, ठीक है। सिरपुर का जो महाभारत काल में क्या नाम था तो चित्रांगदपुर, ठीक है। सिरपुर का महाभारत काल में क्या नाम था तो याद रखेंगे चित्रांगदपुर। और वर्तमान में कहाँ को देखने को मिलता है तो याद रखिएगा वर्तमान में महासमुंद जिले में को देखने को मिलता है आपको। और यहाँ अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की क्या थी ये राजधानी थी। सिरपुर जो है अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी थी। अगला जो स्थान है ये है गुंजी, ठीक है। गुंजी को महाभारत काल में दमाऊ दर्रा कहा जाता था। किस नाम से पुकारा जाता था दमाऊ दर्रा के नाम से। और ये कहाँ है तो ये किस जिले में स्थित है तो याद रखिए शक्ति जिले में है ना। और यहाँ से आपको ऋषभदेव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इससे आपको यह भी पता चलता है कि ऋषभदेव जो है महाभारत कालीन थे, है ना। इससे आपको यह पता चलता है कि ऋषभदेव जो है महाभारत कालीन थे, ठीक। इसी में अगला जो याद रखिए आरंग, ठीक है। आरंग जो है महाभारत काल में आरंग को भांडेर के नाम से जाना जाता है ना। और ये कौन से जिले में देखने को मिलते हैं तो रायपुर जिले में देखने को मिलेंगे। और ये जो है यहाँ जो है मोर ध्वज की कथा में आरंग से संबंधित है ना चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक। अगला है आपका खलारी। खलारी को महाभारत काल में खलल वाटिका के नाम से जाना जाता है। और खलारी वर्तमान में कहाँ है तो याद रखिएगा महासमुंद जिले में है। और यहाँ आपको लाछागृह है ना, महाभारत काल का जो लाछागृह है जो भीमखो है और साथ के भीम के पद चिन्ह भी है ना, भीम के जो पद चिन्ह भी है वो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। चलिए
ये पूरी बातें हो गई महाभारत काल के बारे में, और महाभारत काल के बारे में इतनी चीज़ें क्या है महत्वपूर्ण है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और महाजनपद काल के बारे में देखेंगे। ठीक, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और महाजनपद काल के बारे में आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए महाजनपद काल में है ना, या उस दौरान छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज हुई होंगी, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अब देखिए महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल के बारे में देखिए। महाजनपद काल में आपको इंपॉर्टेंट ये चीज याद रखनी है कि महाजनपद काल के समय से ही है ना, सबसे पहले तो याद रखिएगा सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल है। ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल है। अब सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों है, तो आपको याद रखने हैं था। चलिए ठीक है ना, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं और महाजनपद काल को देखते हैं। तो महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ का संबंध ये कैसे कोरिलेट करके देखते हैं कि चीज़ें किस तरीके से इसमें शामिल हुई थी। ठीक है, तो महाजनपद काल में देखिएगा, सबसे पहले तो याद रखिएगा सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि इसी काल से ही है ना, यहीं से भी आपका जो इतिहास का व्यवस्थित स्रोत देखने को मिलता है। ठीक है, यहीं से ही महाजनपद काल से आपको इतिहास का, ठीक है, इतिहास का जो है एक व्यवस्थित है ना स्रोत देखने को मिलता है। मतलब यहीं से ही आपको देखिए, या इसको इस तरीके से कहें, ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल है तो क्यों है, क्योंकि यहीं से ही व्यवस्थित इतिहास के बारे में आपको जानने को मिलता है। ठीक है, यहीं से ही व्यवस्थित इतिहास के बारे में आपको जानने को मिलता है। ठीक है, और देखिए तो महाजनपद काल में याद रखिएगा संपूर्ण पूरा है ना, संपूर्ण देश को, ठीक है, संपूर्ण देश को या पूरे भारत को कहें तो कितने महाजनपदों में बांटा गया था, तो 16 महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपदों में, ठीक है, बांटा गया था। ठीक है, या इसको इस तरीके से कहें, जो पूरा देश है हमारा, पूरा भारत जो है ये 16 महाजनपदों से मिलकर बना हुआ था। ठीक है, तो महाजनपद काल में आप याद रखिएगा संपूर्ण देश को जो है 16 महाजनपदों में बांटा गया था। ठीक है, कितने, तो 16 महाजनपदों में। साथ ही आपको देखने को मिलता है, या इस तरीके से आप कह सकते हैं कि 16 महाजनपद जो है आपस में मिलकर क्या करते हैं, संपूर्ण देश को है ना, पूरा हमारे भारत को बनाते थे। ठीक, इसी में याद रखिएगा छत्तीसगढ़ जो है 16 महाजनपदों में किसमें शामिल था, तो याद रखिएगा आपको छत्तीसगढ़ जो है चेदी महाजनपद के अंतर्गत सम्मिलित था। ठीक है, तो महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ के बारे में याद रखना है, चेदी है ना, चेदी महाजनपद के अंतर्गत ये क्या था, तो सम्मिलित था। ठीक है, छत्तीसगढ़ कौन से महाजनपद के अंतर्गत आता था, तो याद रखिएगा चेदी महाजनपद के अंतर्गत। ठीक है, चेदी महाजनपद के अंतर्गत छत्तीसगढ़ जो है इसमें शामिल था। ठीक, साथ ही आगे देखिएगा कालांतर में, ठीक है, कालांतर मतलब उसके बाद, मतलब समय के अंतर को पूछा गया, काल के अंतर को। ठीक, जैसे ही समय बीतता गया तो एक नाम याद रखिएगा, हीरालाल। ठीक है, तो हीरालाल जी के अनुसार, ठीक है, कालांतर में यही जो छत्तीसगढ़ है ना, यही जो छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ कहा जाता था। ठीक, तो कालांतर में जैसे ही समय आगे बीतता गया, हीरालाल जी ने कहा कि यही छत्तीसगढ़ का जो अपभ्रंश है, ठीक है, क्या, तो अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश जो है क्या हुआ, तो छत्तीसगढ़ हो गया। यही अपभ्रंश क्या हो गया, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, इतनी चीजें हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसके। ठीक, तो इसी समय याद रखिएगा जो चीनी यात्री हेनसांग है, ठीक, चीनी यात्री हेनसांग के बारे में इसी दौरान आपको याद रखना है, महाजनपद काल के दौरान। ठीक है, ये जो है इनके यात्रा विवरण में, ठीक है, ये क्या होते हैं, इनके यात्रा विवरण कहने का मतलब ये भारत में यात्रा के लिए आए हुए थे। तो उसी दौरान जो है बौद्ध, ठीक है, बौद्ध सम्राट, ठीक है, मौर्य अशोक, ठीक है, बौद्ध सम्राट महान अशोक है ना, बौद्ध सम्राट याद रखिएगा जो महान अशोक हैं, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ से ही होकर, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ से ही होकर ये कहाँ गए थे, तो दक्षिण है ना, दक्षिण भारत गए थे।
छत्तीसगढ़ से होकर ये है ना जो दक्षिण भारत वाला यात्रा है, ठीक है, तो वही दक्षिण गए थे ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो उसी समय है ना दक्षिण कौशल, ठीक है, तो उस समय छत्तीसगढ़ को महाभारत काल में दक्षिण कौशल कहा जाता था। देखिए रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था, ठीक है, रामायण काल में याद रखिएगा छत्तीसगढ़ है ना, रामायण काल में छत्तीसगढ़ कौन सा तो दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, और महाभारत में प्राग कौशल, ठीक है, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ जो है प्राग कौशल के नाम से जाना जाता था, और जो आपका महाजनपद काल है यहाँ पे छत्तीसगढ़ जो है दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, ठीक है, याद रखेंगे किस नाम से, तो दक्षिण कौशल के नाम से, है ना। तो दक्षिण कौशल की राजधानी, तो उस समय छत्तीसगढ़ है ना दक्षिण कौशल के यहाँ आपको क्या देखने को मिले, स्तूप, ठीक है, स्तूप देखने को मिले, साथ ही अन्य प्रसादों, ठीक है, साथ ही अन्य जो प्रसादों का निर्माण भी यहाँ पे आपको देखने को मिला है ना, बौद्ध प्रसादों का निर्माण भी आपको देखने को मिला। तो देखिए चीनी यात्री हेनसांग के यात्रा विवरण में ये पता चला है कि बौद्ध सम्राट मौर्य अशोक महान अशोक जब क्या होते यात्रा पे, भारत यात्रा पे, दक्षिण भारत की यात्रा पे थे, उस दौरान ये कहाँ से गुजरे, तो छत्तीसगढ़ से गुजरे, और उस समय छत्तीसगढ़ जो है दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। यहाँ जो है बौद्ध के स्तूप और अन्य प्रसाद के निर्माण भी इसी दौरान है ना सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था, ऐसी मान्यता है। दूसरा याद रखिएगा कि महाजनपद काल, ठीक है, इस दौरान जो राजधानी थी, ठीक है, राजधानी कौन थी, तो याद रखिएगा सुक्तिमती, ठीक, राजधानी क्या थी, तो आप याद रखेंगे सुक्तिमती क्या थी, तो राजधानी थी। दूसरा ये क्षेत्र किसके अंतर्गत आता था, तो याद रखिएगा बुंदेलखंड के पठार, ठीक है, क्षेत्र किसके अंतर्गत आता था, तो याद रखिएगा बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत वो क्षेत्र इस समय सम्मिलित था, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोगों ने महाजनपद काल में क्या देखा, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखिएगा सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि यहीं से व्यवस्थित इतिहास आपको देखने को मिलता है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि संपूर्ण भारत को या हमारे देश को 16 महाजनपदों में बांटा गया था, या इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि 16 जनपद सभी आपस में मिलकर हमारे देश को बनाते थे, ठीक है। उसी प्रकार जो है छत्तीसगढ़, ठीक है, ये जो है याद रखिएगा 16 जनपदों में जो चेदी महाजनपद था उसके अंतर्गत सम्मिलित था, और हीरालाल जी का नाम आप याद रखना, इन्होंने ही कहा जो ये चेदी महाजनपद है, यही इसी को चेदी है ना, चेदी महाजनपद के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को चेदीसगढ़ कहा गया, और बाद में समय जैसे ही बीतता गया इसका अपभ्रंश हुआ छत्तीसगढ़, है ना। और चीनी यात्री जो समय था नाम है हेनसांग, इसका विवरण आपको देखने को मिलता है कि उन्होंने अपने पुस्तक में बताया कि जो बौद्ध मौर्य हैं सम्राट अशोक, है ना, ये क्या किए थे, दक्षिण भारत के यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ से होकर गुजरे थे, ठीक है, और इसी दौरान सम्राट अशोक के द्वारा दक्षिण कौशल, है ना, महाभारत देखिए जो रामायण काल है उस समय छत्तीसगढ़ को क्या दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, तो दक्षिण कौशल को है ना स्तूप और अन्य प्रसादों का निर्माण इसी दौरान उनके द्वारा करवाया गया, और राजधानी याद रखिएगा महाजनपद काल की सुक्तिमती थी, और साथ ही है ना जो छत्तीसगढ़ है उसकी राजधानी सुक्तिमती थी, और जो क्षेत्र कौन से क्षेत्र के अंतर्गत था, तो याद रखिएगा आपका जो बघेल है ना बुंदेलखंड के जो पठार है उस क्षेत्र के अंतर्गत ये शामिल था, ठीक, किसके, तो याद रखिएगा बुंदेलखंड के पठार के क्षेत्र के अंतर्गत ये क्या था, तो शामिल था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी में आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिएगा कुछ और ये जो महान है ना ज्ञाता हैं या जो लेखक कुछ हुए उस समय के, उनके देखिए एक नाम याद रखिएगा वेलगर, ठीक है। वेलगर ने महाजनपद के राजा जरासंध के अत्याचार से पीड़ित 36 चर्मकार परिवार 36 घर बसाए जिसे छत्तीसगढ़ कहा। तो देखिए वेलगर ने क्या कहा, तो उस समय मगध महाजनपद के राजा, ठीक है, मगध सबसे बड़ा महाजनपद था, याद रखिएगा ना, मगध महाजनपद के राजा नाम है जरासंध, नाम क्या है, तो जरासंध, ठीक है। इनके अत्याचार से जो उस समय वहाँ पे रहते थे जो 36 चर्मकार परिवार, ठीक है, वो क्या छत्तीसगढ़ बना के रहने लगे और उसी का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा, ऐसा किसने कहा, तो वेलगर ने, ठीक है। उसी प्रकार जो हीरालाल जी हैं, ठीक है, जिनके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, इन्होंने चेदी महाजनपद का राज्य चेदीसगढ़ कहलाता था और यही छत्तीसगढ़ पड़ा, ऐसा कहा। चेदी महाजनपद का जो राज्य था चेदीसगढ़, क्या, तो चेदीसगढ़, और यही बाद में छत्तीसगढ़ बना, इन्होंने ऐसा कहा, ठीक है। इसके बाद एक और है, और ठीक है, अवधान महाशतक, ठीक, अगला जो साक्ष्य देखने को मिलता है अवधान महाशतक में, ठीक है। अवधान महाशतक में आपको याद रखना है CUK के अनुसार, किसका, तो
सीयूकी, है ना, सीयूकी के अनुसार यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि गौतम बुद्ध महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ प्रवास पे थे। ठीक है, गौतम बुद्ध जो है जिस समय महाजनपद काल था इस समय छत्तीसगढ़ प्रवास में थे। इसके बारे में पता आपको कहाँ से चलता है तो सीयूकी, है ना, अवदान महाशतक में। अगला जो है जैन धर्म ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार। ठीक है, अगला जो है जैन धर्म ग्रंथ, ठीक है, भगवती सूत्र के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कौशल एक क्या था, महाजनपद था। ठीक है, कौशल जो है क्या था तो याद रखेंगे महाजनपद था। ठीक है, और ये दो भागों में बटा हुआ था कि कितने भागों में तो दो भागों में। पहला कौन सा था तो याद रखेंगे उत्तर कौशल। ठीक है, उत्तर कौशल मतलब कौन सा तो याद रखिएगा आपका साकेत, है ना, साकेत अयोध्या वाला क्षेत्र। और दूसरा है आपका दक्षिण कौशल। ठीक, दूसरा कौन सा तो याद रखिएगा दक्षिण कौशल, और ये होता है वर्तमान छत्तीसगढ़। ठीक है, दूसरा कौन सा था तो याद रखेंगे दक्षिण कौशल। ये कौन सा है तो हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है महाजनपद काल में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको देखिए। सबसे, है ना, महत्वपूर्ण काल था। क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि यहीं से ही व्यवस्थित इतिहास आपको जानने को मिलता है। साथ ही यहाँ से आपको पता चलता है कि संपूर्ण देश को 16 महाजनपदों में या बांटा गया था, या 16 महाजनपद मिलकर, है ना, हमारे देश को बनाते थे। उसी प्रकार हीराजी लाल, है ना, हीरालाल जी, देखिए हीराजी लाल मैंने कहा, है ना, वो हीरालाल जी हैं, और इन्होंने ही छत्तीसगढ़ जो राज्य था इसी का अपभ्रंश छत्तीसगढ़ को बताया। साथ ही चीनी यात्री, है ना, नाम क्या है हेनसोंग, इनके यात्रा विवरण में आपको बौद्ध सम्राट जो अशोक हैं, है ना, ये छत्तीसगढ़ से गुजरे ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, और इसी दौरान जो है सम्राट अशोक के द्वारा दक्षिण कौशल में क्या किया गया, स्तूपों को निर्माण किया गया। साथ ही अन्य महाप्रसाद क्या किया गया, निर्माण किया गया। ठीक, और जो याद रखिएगा राजधानी क्या थी तो सुक्तिमती। ठीक, राजधानी क्या थी तो याद रखना है सुक्तिमती, है ना, राजधानी में आपको याद रखना है सुक्तिमती के बारे में। और साथ ही क्षेत्र कौन से क्षेत्र के अंतर्गत था तो याद रखेंगे बुंदेलखंड के पठार। ठीक है, किसके अंतर्गत तो याद रखेंगे बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत। ठीक, और आगे आप लोगों ने क्या देखा कि जो वेलगर, है ना, जो उस समय के प्रसिद्ध व्यक्ति थे वेलगर, ये जो है मगध महाजनपद के राजा, ठीक है, जरासंध ने क्या किया, जो उनके अत्याचार थे। ठीक है, जो 36 चर्मकार परिवार थे यहाँ आए और 36 घर बसाए, जो बाद में छत्तीसगढ़ पड़ा। उसी प्रकार हीरालाल जी ने कहा कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसी का अपभ्रंश जो है छत्तीसगढ़ है। साथ ही आगे आपको देखने को मिलता है जो अवदान शतक है सीयूकी का, इसमें गौतम बुद्ध का छत्तीसगढ़ प्रवास, है ना, छत्तीसगढ़ में उनके प्रवास के बारे में बताया गया है। साथ ही जैन धर्म ग्रंथ जो भगवती सूत्र है, यहाँ आपको छत्तीसगढ़ से दो चित्र देखने को मिलती है, एक उत्तर कौशल और दूसरा है दक्षिण कौशल। ठीक है, तो उत्तर कौशल के बारे में याद रखिएगा जो साकेत अयोध्या वाला क्षेत्र है वो, और दक्षिण कौशल के बारे में आपको याद रखना है ये है छत्तीसगढ़, है ना, कौन सा क्षेत्र है, छत्तीसगढ़। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग जैन धर्म से चीज़ों के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और जैन धर्म के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कृपया उन सब चीज़ों को आप अच्छे से, ठीक है, अपने दिमाग में रखें, है ना। तो चलिए आगे जो है ये है जैन धर्म। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में जैन धर्म की स्थापना याद रखिएगा 6वीं शताब्दी में हुई। कब तो 6वीं शताब्दी में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जैन धर्म के बारे में आपको याद रखना है कि स्थापना कब हुई तो 6वीं शताब्दी में हुई। ठीक है, और जैन धर्म का जो मुख्य केंद्र है छत्तीसगढ़ में, ये याद रखिएगा दुर्ग, है ना, दुर्ग जिले का जो नगपुरा क्षेत्र है। ठीक है, दुर्ग जिले का नगपुरा क्षेत्र, और साथ ही रायपुर, और साथ ही याद रखिएगा रायपुर जिला जो है ना, जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र है। ठीक, और राजिम में याद रखिएगा जो सोमेश्वर मंदिर है उसके अहाते में पार्श्वनाथ की प्रतिमा आपको देखने को मिलती है। ठीक, राजिम जो गरियाबंद है ना, तो राजिम में जो मंदिर है सोमेश्वर नाथ की मंदिर, इसके अहाते में, ठीक है, इसके अहाते में आपको पार्श्वनाथ जी की, ठीक है, इसके अहाते में आपको पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा जो है देखने को मिलता है। ठीक है,
तो देखिए जैन धर्म का हमारे छत्तीसगढ़ में किस प्रकार संबंध रहा ये सबको देखिए। और उसी प्रकार रतनपुर में यहाँ देखिएगा, कहाँ तो रतनपुर में है ना, रतनपुर में जो ऋषभनाथ और चंद्रप्रभ की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, रतनपुर से याद रखिएगा ऋषभनाथ, ठीक, किसका तो ऋषभनाथ। ठीक है, रतनपुर में याद रखिएगा ऋषभनाथ और साथ ही आपके जो चंद्रप्रभ है ना, याद रखिएगा चंद्रप्रभ, इनकी प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, इनकी प्रतिमाएं क्या हुई तो प्राप्त हुई हैं। और कौन सी कालीन है तो कलचुरी कालीन है, याद रखिएगा है ना, कलचुरी कालीन है। ठीक है, तो जैन धर्म से संबंधित छत्तीसगढ़ में चीज़ों को हम लोग देखते हैं। इसमें रतनपुर में देखिएगा ऋषभनाथ और साथ ही चंद्रप्रभ की प्रतिमाएं मिली हैं और जो कलचुरी कालीन है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में जो है जो ये ऋषभ तीर्थ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी ठीक, छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी के बारे में आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इसके जो स्रोत हैं चलिए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसके जो स्रोत हैं तो याद रखिएगा महाभारत ग्रंथ। ठीक, और इसे चीज़ों को आगे हम लोग देखते हैं महाभारत ग्रंथ। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो ऋषभ तीर्थ की जानकारी का स्रोत है ये महाभारत ग्रंथ है। और इसमें चलिए हम लोग आगे जो आपके महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग देखिएगा जो इनके तीर्थंकर आए और उनसे संबंधित जो क्षेत्र। ठीक, तो देखिए सबसे पहले जो आपके इनके पहले तीर्थंकर हैं, ठीक है, प्रथम तीर्थंकर। ठीक है, इनके जो प्रथम तीर्थंकर है नाम है ऋषभदेव। क्या नाम है? ऋषभदेव। ठीक है, तो ऋषभदेव के बारे में देखिएगा इनसे संबंधित स्थल छत्तीसगढ़ में कहाँ मिलेंगे तो एक है गुंजी दमोदर, शक्ति जिला है ना, गुंजी दमोदर ये कहाँ है तो शक्ति जिले में। ठीक है, साथ ही इसी में अगला आपको देखने को मिलता है ये बूढ़ी खार। ठीक है, ये कहाँ है तो बूढ़ी खार। और ये कहाँ देखने को मिलता है आपको? मल्हार में। कहाँ तो? मल्हार में, है ना। याद रखिएगा मल्हार भी है ना प्राकृतिक बड़ी देखिएगा मंदिरों के नाम से है ना बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। और इसके बाद जो इनके पांचवें तीर्थंकर हैं, कौन से तो? पांचवें। ठीक है, पांचवें तीर्थंकर कौन है तो याद रखिएगा सुमितनाथ। पांचवें तीर्थंकर है ना जिनका छत्तीसगढ़ से संबंध है, सुमितनाथ। ठीक है, और ये कौन से क्षेत्र में थे? इनका संबंध तो याद रखिएगा आरंग रायपुर में। ठीक है, कहाँ तो? आरंग रायपुर में। अब इनके बाद इनके जो 16वें है ना 16वें तीर्थंकर नाम देखिएगा शांतिनाथ। ठीक, 16वें तीर्थंकर नाम क्या है तो शांतिनाथ। ठीक है, और शांतिनाथ के बारे में संबंध आपको कहाँ देखने को मिलेगा? भाटागुड़ा बस्तर जिले में। ठीक है, कहाँ तो? भाटागुड़ा बस्तर जिले में। ठीक, अगले जो इनके जो तीर्थंकर है वे 23वें क्रम के हैं। ठीक है, और नाम है पार्श्वनाथ। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, याद रखिएगा पार्श्वनाथ। और इनका संबंध जो है नगपुरा दुर्ग से है। ठीक, इनका संबंध कहाँ है तो याद रखिएगा नगपुरा दुर्ग से। इसके बाद जो आपके 24वें तीर्थंकर हैं, 24वें और साथ ही अंतिम महावीर स्वामी जी। ठीक है, कौन है तो याद रखिएगा महावीर स्वामी जी। और ये कहाँ है तो आरंग रायपुर। ठीक है, आरंग रायपुर के भांड देव मंदिर से। ठीक है, भांड देउल मंदिर से इसका संबंध है। किनका तो? महावीर स्वामी जी का। ठीक, तो चलिए ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसको देखते हैं। तो देखिए जैन धर्म के बारे में है ना, या जैन धर्म के छत्तीसगढ़ में किस तरीके से। ठीक है, जैन धर्म में छत्तीसगढ़ से संबंधित जो चीज़ें हैं तो इसमें याद रखिएगा जैन धर्म के छत्तीसगढ़ में स्थापना कब हुआ तो पहली बार आपको देखने को मिलता है 6वीं शताब्दी में। कब तो? 6वीं शताब्दी में। साथ ही जैन धर्म का केंद्र कहाँ है तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में दुर्ग में, नगपुरा में और रायपुर में। ठीक है, राजिम में आपको देखने को मिलता है कि जैन धर्म के जो देखिए राजिम में जो सोमेश्वरनाथ मंदिर है उसके अहाते में। ठीक है, उसके अहाते में आपको पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा देखने को मिलती है। ठीक है, साथ ही रतनपुर में आपको याद रखना है ऋषभनाथ व चंद्रप्रभ की प्रतिमाएं है ना जो कलचुरी कालीन है वो देखने को मिलता है। रतनपुर में आपको याद रखिए ऋषभनाथ व चंद्रप्रभ की जो प्रतिमाएं हैं कलचुरी कालीन ये आपको देखने को मिलता है। ठीक, साथ ही अगला जो है छत्तीसगढ़ में जो ऋषभ तीर्थ की जानकारी का जो स्रोत है ये आपको याद रखेंगे महाभारत ग्रंथ है। क्या है तो? महाभारत ग्रंथ। ठीक है, और प्रथम तीर्थंकर देखिए ये हैं ऋषभदेव है ना,
प्रथम तीर्थंकर जो है जैन धर्म के ऋषभ देव जी हैं और इनका जो है छत्तीसगढ़ में संबंध जो है गुंजी दमाऊ दरहा जो वर्तमान शक्ति जिले में है, और साथ ही बूढ़ी खार स्थान जो कहाँ है, मल्हार में है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो पांचवें तीर्थंकर है नाम है सुमित नाथ जी, है ना, इनका संबंध जो है आरंग रायपुर से देखने को मिलता है। उसी प्रकार इनके 16वें जो जैन तीर्थंकर है नाम है शांतिनाथ। ठीक है, इनका जो संबंध है भाटागुड़ा बस्तर में, है ना, भाटागुड़ा बस्तर जिले से है। ठीक है, ये भाटागुड़ा स्थान कहाँ है, तो बस्तर जिले में है। उसी प्रकार जो 23वें तीर्थंकर है नाम है पार्श्वनाथ। ठीक है, इनका संबंध जो है नगपुरा, नगपुरा कहाँ है, तो दुर्ग जिले में है। और जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर है नाम है महावीर स्वामी जी, है ना, इनका संबंध जो है आरंग रायपुर से है, और साथ ही आरंग रायपुर में किससे, तो भाणदेव मंदिर से, है ना, भाणदेवल मंदिर से। चलिए, ये सारी चीजें जैन धर्म के संबंध में, है ना, छत्तीसगढ़ के लिए इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ में जैन धर्म से संबंधित ये चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट थी, है ना, जैन धर्म के छत्तीसगढ़ में संबंध बताने के लिए। ठीक है, कि क्या चीजें और कौन सी घटनाएं किस तरीके से घटित हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण जैन धर्म से संबंधित जो साक्ष्य हैं इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जैन की मूर्तियाँ, है ना, जो जैन मूर्तियाँ हैं ये आपको कहाँ कहाँ मिली छत्तीसगढ़ में, ये हम लोग अब देखते हैं। तो जैन मूर्तियाँ याद रखिएगा 2 जिले में देखने को मिलता है, एक रायपुर में, ठीक है, और दूसरा सारंगढ़ बिलाईगढ़ में। ठीक है, देखिएगा जैन मूर्तियाँ आपको देखने को मिलती हैं, एक तो रायपुर जिले में देखने को मिलेंगी, है ना, दूसरा आपको देखने को मिलता है सारंगढ़ में। तो रायपुर जिले में देखिए कहाँ, तो आरंग में, है ना, जैन मूर्तियाँ रायपुर में कहाँ देखने को मिलेंगी, तो आरंग में। और सारंगढ़ में याद रखिएगा जो पुजारी पाली स्थान है यहाँ, है ना, सारंगढ़ में जो पुजारी पाली स्थान है यहाँ आपको जैन मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक, तो जैन मूर्तियाँ कहाँ देखने को मिलती है, तो याद रखिएगा रायपुर के आरंग में और सारंगढ़ के जो है पुजारी पाली स्थान पर। ठीक, अगला देखिए जो प्राचीन स्मारक जो जैन धर्म से संबंधित हैं इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, प्राचीन स्मारक जो जैन धर्म से संबंधित है इसके बारे में देखेंगे तो इसमें है एक, याद रखिएगा महासमुंद। ठीक, इसमें आप एक नाम याद रखिएगा महासमुंद। ठीक है, तो महासमुंद में जो सिरपुर है ना, महासमुंद में जो सिरपुर है, ठीक है, महासमुंद के सिरपुर में याद रखिएगा जो जैन धर्म के प्राचीन स्मारक आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही बिलासपुर, है ना, बिलासपुर जिले के मल्हार में जैन धर्म से संबंधित स्मारक आपको देखने को मिलेंगे। बिलासपुर जिले में कहाँ, तो मल्हार में। ठीक है, इसी में अगला आपका है सरगुजा। ठीक है, सरगुजा का जो महेशपुर है यहाँ जैन धर्म के प्राचीन स्मारक आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, सरगुजा का जो महेशपुर है यहाँ जैन धर्म के प्राचीन स्मारक आपको देखने को मिलते हैं। और रायपुर के आरंग में भी, है ना, रायपुर के आरंग में भी प्राचीन स्मारक आपको जैन धर्म के देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किन चीज़ों को देखा हम लोगों ने, तो जैन मूर्तियाँ रायपुर के कहाँ आपको देखने को मिली, आरंग में। साथ ही सारंगढ़ में कहाँ देखने को मिलता है, पुजारी पाली में। और इसके बाद प्राचीन स्मारक आपको जैन धर्म के देखने को मिले कहाँ, तो सिरपुर के महासमुंद के सिरपुर में, है ना, और बिलासपुर के मल्हार में, सरगुजा के महेशपुर में और रायपुर के आरंग में। ठीक है, कहाँ, तो रायपुर के आरंग में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है आपके जैन धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ हैं, है ना, जिनका संबंध छत्तीसगढ़ से है, वो पूरी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बौद्ध धर्म का छत्तीसगढ़ से संबंध देखते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध धर्म, इसका छत्तीसगढ़ से संबंध देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो अवदान शतक आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है अवदान शतक। ये बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है ना। अवदान शतक के बारे में आपको याद रखना है, ये बौद्ध धर्म का क्या है, तो प्रसिद्ध ग्रंथ है ना। देखिए बौद्ध धर्म का ये क्या है, तो अवदान शतक। ठीक है, अवदान शतक के बारे में याद रखना कि बौद्ध धर्म का क्या है, तो प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, और अवदान शतक में ही बताया गया है कि महात्मा बुद्ध जो है ना, दक्षिण कौशल आए थे। अवदान शतक में ही बताया गया कि महात्मा बुद्ध जी जो है क्या हुए थे, तो दक्षिण कौशल, है ना। रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था, तो दक्षिण कौशल आए थे कौन, तो महात्मा बुद्ध जी।
ठीक, अगला जब इसी में आप आगे बढ़ेंगे और साथ ही इसके बारे में याद रखिएगा, जो महात्मा बुद्ध जी ये 3 महीने निवास किए थे कहाँ, तो सिरपुर में। ये जो है 3 महीने से निवास किए थे तो कहाँ, तो याद रखिएगा सिरपुर में, है ना। जो महात्मा बुद्ध जी है ये 3 महीने निवास कहाँ किए थे, तो याद रखिएगा सिरपुर में। और इसके बारे में जानकारी आपको, है ना, ये सिरपुर में निवास किए थे, इसके बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, तो याद रखिएगा हेन सांग के यात्रा विवरण से, है ना। हेन सांग जो है, ठीक, हेन सांग के यात्रा विवरण में, ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। तो ठीक, अवदान शतक जो प्रसिद्ध ग्रंथ है बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। और महात्मा बुद्ध जो है दक्षिण कौशल आए थे, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और वो 3 महीने तक, है ना, सिरपुर, ठीक है, 3 महीने तक सिरपुर में वे निवास किए थे और इसकी जानकारी हमें हेन सांग के यात्रा विवरण में देखने को मिलता है, ठीक है। साथ ही 6वीं शताब्दी इंपॉर्टेंट है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए, है ना। 6वीं शताब्दी में आपको याद रखना है कि बौद्ध भिक्षु आनंद ने, ठीक, 6वीं शताब्दी में याद रखिएगा जो बौद्ध भिक्षु है आनंद, ठीक, बौद्ध भिक्षु, ठीक, देखिए 6वीं शताब्दी में जो बौद्ध भिक्षु आनंद, ठीक है, किसके बारे में याद रखिएगा, आनंद के बारे में, ठीक है। तो ये इन्होंने, ठीक, 6वीं शताब्दी में बौद्ध भिक्षु आनंद के बारे में याद रखिएगा स्वास्तिक विहार, ठीक है, स्वास्तिक विहार और साथ ही, ठीक है, स्वास्तिक विहार और साथ ही आनंद कुटीर का निर्माण करवाया था, ठीक है, अपने नाम से ना आनंद कुटीर का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो देखिए 6वीं शताब्दी में जो बौद्ध भिक्षु आनंद आए थे उनके बारे में याद रखना कि इन्होंने स्वास्तिक विहार और साथ ही अपने नाम से आनंद कुटीर का निर्माण इन्होंने क्या किया था, करवाया था। और कहाँ करवाया था, तो याद रखिएगा सिरपुर में, है ना। कहाँ करवाया था, तो याद रखिएगा आप लोग सिरपुर में। अगला देखिए 639 ईस्वी, है ना, 639 ईस्वी आपको याद रखना है हेन सांग, है ना। 639 ईस्वी में जो हेन सांग है, चीनी यात्री जो हेन सांग है, इन्होंने यात्रा की थी सिरपुर और मल्हार की, ठीक है। इन्होंने कहाँ यात्रा की थी, तो सिरपुर व मल्हार की, ठीक है। तो 639 ईस्वी आपको याद रखना है जो चीनी यात्री हेन सांग है, इन्होंने सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी, ठीक है। और उसी प्रकार बौद्ध धर्म से जो प्रसिद्ध स्थल है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म से संबंधित जो स्थल है छत्तीसगढ़ में, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक। चलिए याद रखिएगा, एक नाम आप याद रखिएगा सिरपुर, ठीक है। सिरपुर में जो है ना, जो महात्मा बुद्ध है इन्होंने क्या किया था, 3 महीने तक निवास किया था। साथ ही आनंद जी ने यहाँ स्वास्तिक विहार और आनंद कुटीर का निर्माण किया था, ठीक। मल्हार में आपको, ठीक है, मल्हार में आपको चैत्य विहार देखने को मिलते हैं, ठीक। मल्हार में आपको याद रखने हैं चैत्य के अवशेष, ठीक है। मल्हार में आपको क्या देखने मिलते हैं, जो चैत्य विहार है उसके अवशेष और साथ ही बौद्ध मंदिर जो है देखने को मिलता है, ठीक है। मल्हार में आपको याद रखना है चैत्य के अवशेष, है ना, चैत्य विहार के, और साथ ही जो बौद्ध मंदिर होते हैं इसके अवशेष भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो तुरतुरिया है ना, तुरतुरिया, ठीक, तुरतुरिया बारनौपारा क्षेत्र, ठीक है। तुरतुरिया आप बलौदा बाजार याद रखेंगे, ठीक है। तुरतुरिया जो बलौदा बाजार क्षेत्र है, यहाँ बौद्धकालीन प्रतिमाएं, ठीक है। यहाँ आपको क्या देखने को मिलता है, तो बौद्ध काल की जो प्रतिमाएं हैं ये आपको यहाँ से प्रतिमाएं, ठीक है, प्रतिमाएं ये आपको यहाँ से दिखती हैं, ठीक है। तो तुरतुरिया से जो बौद्धकालीन प्रतिमाएं हैं ये आपको देखने को मिलती है। साथ ही भोंगापाल, है ना, साथ ही अगला जो नाम याद रखिएगा भोंगापाल और कोंडागांव, ठीक है। भोंगापाल और कोंडागांव जो है ये, ठीक है, बौद्ध काल के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है ना। भोंगापाल और कोंडागांव जो है ना, कोंडागांव के याद रखिएगा ये बौद्ध विहार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बौद्ध विहार यहाँ आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। तो देखिए आप लोगों ने बौद्ध धर्म स्थल कहाँ देखा, सिरपुर में देखा। सिरपुर में 3 महीने तक गौतम बुद्ध जी क्या करते हैं, निवास करते हैं। साथ ही जो बौद्ध भिक्षु आनंद है ये यहाँ पे क्या करते हैं, आनंद कुटीर और स्वास्तिक विहार का निर्माण कराते हैं। आगे जो आपको मल्हार में देखिएगा जो चैत्य विहार के अवशेष देखने को मिलते हैं और बौद्ध मंदिर भी आपको देखने को मिलता है।
तुरतुरिया है ना, बलौदा बाजार में याद रखिएगा बौद्धकालीन प्रतिमाएं मिलती हैं आपको। और भोंगापाल और कोंडागांव याद रखिएगा, कोंडागांव जो है यहाँ आपको बौद्ध विहार देखने को मिलता है। ठीक, और इसी प्रकार बौद्ध एक ग्रंथ है ना, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, इसके बारे में आपको याद रखना है। वर्तमान छत्तीसगढ़ जो है, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ जो है नाम है अंगुत्तर निकाय, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ जो है दक्षिण कौशल के अंतर्गत शामिल है, ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है दक्षिण कौशल के अंतर्गत शामिल था। ठीक है, इसके है ना, दक्षिण कौशल के अंतर्गत शामिल था उसको, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय में बताया गया है। तो बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय है उसमें बताया गया कि छत्तीसगढ़ जो है दक्षिण कौशल के अंतर्गत आता था। ठीक है, आगे अब देखिए तुरतुरिया बौद्ध विहार। ठीक है, आगे इसी में आप देखिएगा जो तुरतुरिया बौद्ध विहार। ठीक, तो तुरतुरिया बौद्ध विहार में याद रखिएगा बुद्ध देव की विशाल प्रतिमा है ना। तुरतुरिया बौद्ध विहार में याद रखिएगा बुद्ध देव की विशाल प्रतिमा आपको दिखती है। ठीक है, जो तुरतुरिया बौद्ध विहार है यहाँ आपको याद रखना है बुद्ध देव की विशाल प्रतिमा आपको देखने को मिलती है। आगे है आपका कोंडागांव और भोंगापाल। ठीक है, कोंडागांव और भोंगापाल यहाँ आपको याद रखना है बौद्ध विहार देखने को मिलते हैं। ठीक, यहाँ आप क्या याद रखिएगा तो बौद्ध विहार देखने को मिलता है। ठीक है, अगला जो है मल्हार, अगला एक नाम याद रखिएगा मल्हार। और मल्हार से उत्खनन में, ठीक है, उत्खनन में है ना, खनन कार्य में बौद्ध मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, मल्हार में याद रखिएगा खनन में बौद्ध मूर्तियां क्या हुई हैं, ठीक है, खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है। इसके बाद अगला है डोंगरगढ़। ठीक है, डोंगरगढ़, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला कौन सा याद रखिएगा डोंगरगढ़। ठीक है, तो डोंगरगढ़ में आपको याद रखिए यहाँ प्रज्ञागिरी जो पहाड़ी है, ठीक है, डोंगरगढ़ में जो प्रज्ञागिरी पहाड़ी है इसको आपको याद रखना है। यहाँ जो है बुद्ध की विशाल प्रतिमा मिली है ना, बुद्ध की विशाल प्रतिमा है। ठीक, बुद्ध की विशाल प्रतिमा है। ठीक है, तो डोंगरगढ़ के बारे में याद रखना है कि प्रज्ञागिरी पहाड़ी में बुद्ध की विशाल प्रतिमा है। साथ ही प्रतिवर्ष है ना, हर साल जो है प्रतिवर्ष जो 6 फरवरी को, ठीक है, प्रतिवर्ष 6 फरवरी को यहाँ याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन जो है आयोजित किया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया जाता है। देखिए ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है ना, छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो इतनी ही हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप लोगों ने देखा अवदान शतक। अवदान शतक के बारे में याद रखिएगा बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ठीक है, अवदान शतक के बारे में आपको इतना याद रखना है कि ये क्या है, तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है ना। अवदान शतक के बारे में आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। और महात्मा बुद्ध जो है ना दक्षिण कौशल आए थे, इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो अवदान शतक से। साथ ही महात्मा बुद्ध जो है 3 महीने के लिए है ना, कितने, तो 3 माह के लिए है ना सिरपुर में निवास किए, इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो याद रखिएगा हेन सॉन्ग जो चीनी यात्री थे उनके यात्रा विवरण से। आगे देखिएगा जो 6वीं शताब्दी के समय ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए छत्तीसगढ़ से है ना संबंधित है। तो 6वीं शताब्दी में जो बौद्ध भिक्षु आनंद थे है ना, याद रखिएगा इनके द्वारा स्वास्तिक विहार और अपने नाम से आनंद कुटीर का निर्माण किया गया, कहाँ, तो सिरपुर में। ठीक, और 639 ईस्वी में हेनसांग के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, इन्होंने यात्रा की कहाँ की, तो सिरपुर और मल्हार की। ठीक, अगले देखिए जो बौद्ध धर्म स्थल है छत्तीसगढ़ में, इसमें है एक नाम याद रखिएगा सिरपुर। मल्हार में याद रखिएगा चैत्य के अवशेष है ना, चैत्य विहार के अवशेष और बौद्ध मंदिर मिले हैं। साथ ही तुरतुरिया जो है, ठीक है, तुरतुरिया में बौद्ध काल की प्रतिमाएं आपको प्राप्त हुई हैं। और भोंगापाल और कोंडागांव याद रखना है, कोंडागांव में बौद्ध विहार आपको देखने को मिलता है। और बौद्ध ग्रंथ के जो अंगुत्तर निकाय हैं है ना, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में छत्तीसगढ़ को याद रखिएगा दक्षिण कौशल के अंतर्गत शामिल है, ऐसा बताया गया है। उसके बाद जो तुरतुरिया बौद्ध विहार है ये है ना, बुद्ध देव की विशाल प्रतिमा। ठीक,
तुरतुरिया बौद्ध विहार में बुद्ध देव की क्या है तो विशाल प्रतिमा है। साथ ही अगला जो है कोंडागांव और भोंगापाल, याद रखिएगा यहाँ बौद्ध विहार आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कोंडागांव और भोंगापाल में आपको याद रखना है बौद्ध विहार देखने को मिलता है। और मल्हार में देखिएगा उत्खनन से बौद्ध की मूर्तियाँ क्या हुई हैं, प्राप्त हुई हैं। और डोंगरगढ़ में याद रखना है जो प्रज्ञागिरी की जो बौद्ध की विशाल प्रतिमा डोंगरगढ़ से मिली है। और साथ ही देखिए डोंगरगढ़ में प्रज्ञागिरी की जो पहाड़ी है ना, डोंगरगढ़ में जो प्रज्ञागिरी की पहाड़ी है इसमें बौद्ध की क्या है तो विशाल मूर्ति है। और साथ ही प्रतिवर्ष याद रखिएगा 6 फरवरी को है ना अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया जाता है। कहाँ तो डोंगरगढ़ में, है ना। तो डोंगरगढ़ में याद रखिएगा प्रज्ञागिरी की में पहाड़ी में बुद्ध की विशाल प्रतिमा है, ठीक है। मिली है ये कहना गलत है, बुद्ध की विशाल प्रतिमा है। चलिए मैं आपका क्लास यहीं एंड करता हूँ। इसके बाद जो आगे की चीज़ें हैं वो आप आने वाले नेक्स्ट क्लास में होंगी, ठीक।